हेलो गाइस, चलो मैं SPM सेट सी पेपर 9 फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट में मेरे SPM में क्या क्या क्वेश्चन आया था जो एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन था जो मेरे वाले एग्ज़ाम में आया था वो मैं मार्क करा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन था, ये एक जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड से एक क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन ये वाला नहीं था कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ऑफर करता है। जीरो कूपन जीरो इंटरेस्ट वाले में एक क्वेश्चन था जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन करता है कौन सा बॉन्ड इशू, उसमें आंसर ऑप्शन में ही जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड वाला था, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आया था वहाँ पे। ये इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है, कॉरपोरेट बॉन्ड और ये कॉमर्शियल पेपर और कॉरपोरेट बॉन्ड में कौन इसको इशू करता है, उसका एक क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा है एक ये वाला क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला वाला क्वेश्चन था कि फेस वैल्यू इशू प्राइस फिर इशू प्राइस इंटू 360 डिवाइडेड बाय डेज इंटू 100 वाला ये क्वेश्चन था। फार्मूला एक में लिखा हुआ था, एक में कैलकुलेट करना था, मतलब ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा था, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था कि कितना प्राइस पे उसको इशू किए हैं डिस्काउंट के बाद, तो ये इसका फेस वैल्यू है, इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है हम लोग का 12% से 3 मंथ का। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिए हम लोग, 90 डिस्काउंट था और 3000 में 90 लेस करेंगे तो 2910, ये वाला आंसर सही है, ये ऑप्शन गलत है, ये वाला आंसर सही। ये एक क्वेश्चन वहाँ पे था, ये क्वेश्चन वहाँ पे था, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क हो गया। ठीक है, अब हम लोग का एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक ये RBI का रेट 4.5% है, मॉड्यूल में 3% से लेके रखा है। एक ये क्वेश्चन कभी कभी कोई एक बार आ रहा है, कभी किसी वाले में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बार में नहीं हुआ था, तो फर्स्ट बार में था, सेकेंड बार में ये क्वेश्चन नहीं था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 4.5% से ये हम लोग को मेंटेन करना CRR RBI को। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा, हाँ एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्प्ड यील्ड कर्व, जितना भी कर्व है ना, नॉर्मल यील्ड कर्व, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, स्टीप्ड यील्ड कर्व, फ्लैट यील्ड कर्व एंड हम्प्ड यील्ड कर्व, ये सारे यील्ड कर्व में कोई एक यील्ड कर्व का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, मेरे वाले में इन्वर्टेड का था, हम्प्ड का भी क्वेश्चन रहता है, तो कोई एक ये कर्व वाला क्वेश्चन करना ही है, तो ये मॉड्यूल्स आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा था कि हाँ ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कौन सा है, तो कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू 10% बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी इज 100, the bond are redeemable at 112, at the end of the 5 year the value of the bond is dash, if required yield is 5%। yield दे रखा है, तो कितना वैल्यू पे बॉन्ड को हम लोग इशू किए थे वो प्राइस निकालना है। तो वो प्राइस निकालने के लिए हम लोग को वो जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग बार बार FM में, वही वाला फार्मूला है। रिक्वायर्ड यील्ड 5% दिया है, ईयर 1 से 5 तक इंटरेस्ट रहेगा, कैश फ्लो होगा, और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे हम लोग 5% से, और एट द एंड ऑफ ईयर में रिडीम्सन वैल्यू 112 था, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फिगर को इससे टोटल ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर ऐसे कैलकुलेट करना नहीं आया तो फिर ऐसे वाला, ये वाला तो कंफर्म आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, इसीलिए तो प्रैक्टिकल ये और ये दोनों सेम है, तो कोई सा भी एक कर लेने, एक आता है वहाँ पे। एक ये वाला आता है कि इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करने बोल रहा है और YTM निकालने बोल रहा है, तो YTM का फॉर्मूला ये है ना, ये है इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद है रिडेम्पशन होल डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला में भी आ सकता है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इधर में से तो नहीं आया था, इधर ये 20 ये सब नहीं आया था, ये नहीं आया था। एक ये वाला आया था, कौन सा हम लोग का
बॉन्ड नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन टाइप फॉर बॉन्ड। बॉन्ड का कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं, मतलब कि कौन बॉन्ड का क्या क्राइटेरिया है जिसमें ये फॉल नहीं करता। तो ये इन्फ्लेशन रेट फॉल नहीं करते। ये एक क्वेश्चन था 1 मार्क का, ठीक है। दूसरा जितना मेरे को याद है उसमें से मैं बता देती हूँ। जी सेक का कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये नहीं था पर कुछ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का था, गवर्नमेंट बॉन्ड का कुछ था, अलग सा टाइप का कुछ था, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कंफर्म था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन वाले का। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन वाले का, कॉल ऑप्शन में क्या है, द बायर हैज़ द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट द स्पेसिफाइड प्राइस। कॉल ऑप्शन में बाई करना है, पुट ऑप्शन में सेल करना है एसेट को, ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और अगर ऐसा नहीं देगा तो ऐसा प्रैक्टिकल करके देता है, पर प्रैक्टिकल का सल्यूशन मेरे को नहीं आता है कि लोग किसको बेस लेता है। कभी किसी को आगे वाला प्राइस को बेस ले रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे एक ये क्वेश्चन है एक प्रैक्टिकल, बोल रहा है कि ही परचेज 3 मंथ कॉल विथ अ स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ 32 फॉर 2 प्रीमियम एंड पेड ₹1 पर शेयर प्रीमियम फॉर 3 मंथ पुट विथ अ स्ट्राइकिंग प्राइस ऑफ 30। अब इसको 30 बेस लेता है, किसी में 30 बेस लेता है, तो किसी में यहाँ पे 33 बोला है, तो इसमें प्रीमियम इन लोग ₹1 का गेन कर लिया, तो फिर वो 32 से कंपेयर कर दिया ना, और इसमें 26 बोला है तो इसको 30 से कंपेयर लेके आंसर निकाल रहा है। तो मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं है, और अगर किसी को ये सॉल्यूशन देखना है तो देख लो, अगर समझ आएगा तो समझ लेना। मेरे को आता नहीं है कि किसको बेस लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन वापस से मैं दिखा दे रही हूँ, अगर खुद से किसी को समझ आता है तो देख लो, पर ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, मेरा गलत हुआ होगा, मेरे को पता है, ठीक है। अब हम लोग का है कौन सा मेरा क्वेश्चन, हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन नहीं था, रीमटेरियलाइजेशन और डी म्यूचुअलाइजेशन का डिफरेंस था, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस था 1 मार्क क्वेश्चन में, तो ये पढ़ लेना है। और हाँ, एक ये क्लियरिंग हाउस का क्वेश्चन था, व्हाट रोल डज द क्लियरिंग हाउस प्ले इन रिड्यूसिंग क्रेडिट रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। तो इट एक्ट्स एज द काउंटर पार्टी टू ईच ट्रेड, गारंटी पेमेंट एंड डिलीवरी, इसका ऑप्शन ये था, और ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स में, ठीक है। हाँ, और ये कंफर्म क्वेश्चन में एक ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द कमोडिटी मार्केट। कौन सा रोल नहीं है, तो एक इसका प्राइस डिस्कवरी है, सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, और प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका कौन सा नहीं है रोल, ये है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रैवल। तो कुछ दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, तो पहले इसका चार है इंपॉर्टेंट रोल, वो पता होना चाहिए, तभी वहाँ आंसर सही होगा। या फिर ये क्वेश्चन भी कर लो ना, मतलब हो जाएगा इससे, ये क्वेश्चन रहता ही रहता कंफर्म वाला। उसके बाद है हाँ, एनएवी का एक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था, प्रैक्टिकल था एनएवी वाला, ऐसा नहीं था। और हाँ देखो, ये क्वेश्चन एनएवी का है। एनएवी में बोल रहा है कि अ म्यूचुअल फंड हैज़ एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर ऑफ ₹12.50 एंड 12.80। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, मतलब बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर cash dividend of ₹2.2 has been distributed. The capital gain of ₹1.5 also been distributed during the year. Calculate the year return of the mutual fund. तो हम लोग को रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न का फॉर्मूला है ये, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड का फॉर्मूला है NAV एट द एंड माइनस NAV इन द बिगनिंग प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन होल डिवाइडेड बाय NAV इन द बिगनिंग इंटू 100। तो हम लोग को एंड में दिया हुआ था 12.8 और ओपनिंग में 12.5 प्लस ये जो इसको डिविडेंड मिला 2.2 और 1.5 कैपिटल गेन, ये दोनों ऐड करेंगे, होल डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100, फिर ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 32%। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ तो आसान फार्मूला है, पर वहाँ ना अजीब टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा अजीब था, फार्मूला यही लगेगा, पर 2-3 ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है ना NAV,
एट द बिगनिंग और एट द एंड, वहाँ पे 2 या 3 साल का दिया हुआ था, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था बनाने में। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है। और अगर किसी का अगर प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो थियरी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द एनएवी इन द म्यूचुअल फंड। तो एनएवी रिप्रेजेंट द प्राइस पर यूनिट बेस्ड ऑन द फंड वैल्यू डिविडेंड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इशूड। ठीक है, उसके बाद है हाँ ये क्वेश्चन, ये एनएवी वाला देखो, मिस्टर श्रेयास वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन रेडी म्यूचुअल फंड स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, असेट वैल्यू एट द बिगनिंग। फिर बिगनिंग में दिया हुआ एनुअलाइज रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड मेड इन द इनकम ऑफ कैपिटल गेन पर रेस्पेक्टिवली 0.8 एंड 0.6। इसमें दिया हुआ है हम लोग का कैपिटल गेन और डिविडेंड, ये डिविडेंड और ये कैपिटल गेन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मंथ एंड नेट एसेट वैल्यू, मंथ एंड निकालना, क्योंकि रिटर्न दे रखा है ना, एनुअलाइज रिटर्न ही निकालते थे, लेकिन ये एनुअल रिटर्न दिया हुआ, सारा जो डेटा दिया हुआ वो मंथ का दिया हुआ, तो इस रिटर्न को पहले मंथ में कन्वर्ट करेंगे हम लोग ऐसे। देखो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी एट द एंड। तो एनुअल रिटर्न 18% दे रखा था, मंथली के लिए इसको 12 से डिवाइड दे देंगे तो 1.5 आ जाएगा, और वही फॉर्मूला में पुट करना है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी। रिटर्न दिया हुआ था, ये निकाले ना मंथ का 1.5, तो 1.5 को 100 से डिवाइड दे दिया तो ये आ गया। फिर ये वैल्यू क्लोजिंग एनएवी रहने देंगे, बाकी सारा फिगर पुट करने पे प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे 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 होता है वो करके क्लोजिंग एनएवी हम लोग निकाल लेंगे 100.1। तो ये ऑप्शन में है हम लोग का यहाँ पे 100.10। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया था, मतलब एक आता ही है, एक आया था। और हाँ एक ना एक्सपेंस रेशियो, ये थियरी है ना, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो को फार्मूला वाला क्वेश्चन आ गया था प्रैक्टिकल। ठीक है, तो एक एक्सपेंस रेशियो का क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिडेम्पशन प्राइस निकालना है, तो रिडेम्पशन प्राइस इक्वल्स टू एनएवी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एग्जिट लोड। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ द इक्विटी फंड इज रिडीम्ड एट ₹20, रिडीम दे रखा है तो यहाँ पे 20 आ गया। फिर एंड देन एग्जिट लोड इज 2.5%, एग्जिट लोड दिया हुआ तो एनएवी निकालना है, तो एनएवी ऊपर आएगा और 1 प्लस एग्जिट लोड 2.5 है तो इसको 100 से डिवाइड करके ये ले आए, एनएवी निकल जाएगा 20.5। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हाँ एक ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एक इनविट्स वाले से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, पहले ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो इनविट्स फेसेस हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड ड्यू डिलीजेंस, इसका एक क्वेश्चन था। एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन वैल्यूएशन मेथड यूज इन प्राइवेट इक्विटी, तो असेट लिक्विडेशन अप्रोच, शायद हम तो लिवरेज बाय आउट मार के आए हैं पता नहीं, पर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, और एक हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन था वहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एग्जिट रूट यूज्ड बाय द प्राइवेट इक्विटी फर्म। कौन सा एग्जिट रूट नहीं है, एग्जिट रूट है कौन सा पहले ये पता होना चाहिए। आईपीओ है, स्ट्रैटेजिक सेल है, सेकेंडरी बाय आउट है, फिर हम लोग का लिक्विडेशन है, और एक और है एक्विजिशन करके कुछ है, एक वो है, 5 है। तो ये वेंचर कैपिटल इंजेक्शन नहीं है, इसकी जगह पे कोई और ऑप्शन भी दे सकता है। और ये सबसे फास्टेस्ट एग्जिट रूट हम लोग का इनिशियल पब्लिक ऑफर है, और सबसे लीस्ट है लिक्विडेशन। तो ये तीनों में से अभी 2 क्वेश्चन उधर बताए, एक आईपीओ का पूछेगा फास्टेस्ट, एक सबसे लीस्ट वाले का पूछेगा तो लिक्विडेशन, और इसमें से बोलेगा कौन नहीं है, तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा 2 बार ही पेपर हुआ, फर्स्ट बार में नहीं क्लियर हुआ था, सेकेंड बार में तो क्वेश्चन वही टॉपिक से है, पर मे बी सारे सिमिलर क्वेश्चन नहीं थे, मतलब 10 से 20% क्वेश्चन मैच किया होगा पहला बार से, बट जो टॉपिक से क्वेश्चन था उसी टॉपिक से इस बार भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अलग था। ठीक है, टॉपिक वही टच करा था वो लोग। उसके बाद है एक प्रोस्पेक्टस वाले से एक क्वेश्चन था, या तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होगा या फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस वाले में। तो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस में नंबर और प्राइस ऑफ द शेयर्स नहीं होता है, तो वो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस था, और एक इशू करके होगा उसमें सेल्फ प्रोस्पेक्टस था, तो वो दोनों में से एक क्वेश्चन आया था। और क्योंकि दोनों अलग अलग आ गया था, मेरे को दिक्कत तो ये हो रहा। उसके बाद है
उसके बाद हम लोग का, हाँ, ये कमिटी, ऑडिट कमिटी वाला, कितना हम लोग को चाहिए मिनिमम मेंबर ऑफ डायरेक्टर, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑडिट कमिटी 3, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर ये है, हाँ, ऑडिट कमिटी में मेंबर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होना चाहिए, 2/3, ठीक है। हु मस्ट चेयर द ऑडिट कमिटी का चेयर कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो अभी क्वेश्चन करा रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले में से 2 रहेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, द मिनिमम क्वालिफिकेशन है दे मस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नॉमिनेशन, एनआरसी वाला, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी में 3, ठीक है। ये सब में से 2 क्वेश्चन रहेगा। और who should the chairperson of the nomination and remuneration committee be, an independent director? What proportion of nomination and remuneration committee member independent director, 50? Who should the member of the nomination and remuneration committee be, the all non executive member कौन, उधर डायरेक्टर का क्वेश्चन है, इसमें मेंबर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डायरेक्टर वाले आ गए तो सब में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मार देना आग बंद करके। अगर मेंबर आ गया एनआरसी वाले में तो वो सारे ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। और है अब हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कौन कौन सा एकदम आया ही था, इतना करके जाने पे पास हो जाओगे। हाँ, एक ये कितना वर्किंग डेज लगा था, ये अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 29(1) सबसेक्शन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इनिशियल डिस्क्लोजर ऑफ शेयर एक्विजिशन इन अ लिस्टेड कंपनी, एनी पर्सन और एंटिटी acquiring 5% और मोर ऑफ द शेयर्स मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल विद इन 2 वर्किंग डेज। ये वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का है हाँ, इधर से नहीं था, हाँ देखो, एक ये है बायबैक का क्वेश्चन था। What must a company do after the completion of a day buyback of shares? File a return with SEBI within 30 days confirming the details of the buyback. ये वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायबैक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट करेक्ट, ये वाला है। द कंपनी हैज़ 30 वर्किंग डेज टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आफ्टर द पे आउट, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। और ये बायबैक का क्वेश्चन एक और ऐसा था कि बायबैक एक बार हो गया तो उसके कितने गैप के बाद कंपनी दूसरी बायबैक कर सकती है, इसका ऑप्शन ढूंढ लेना है कि ये क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें से ये सारा इम्पॉर्टेंट था। और हाँ, थोड़ा सा इधर से बताते हैं, हाँ, और कुछ टॉपिक मेरा ये लिखा हुआ है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन था तो उसको कर लेना। जैसे कि ये, हाँ, ये देखो, कॉल एंड पुट ऑप्शन कर लेना बुक से, मॉड्यूल से। एंकर इन्वेस्टर का एटलीस्ट मिनिमम कितना कैपिटल, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो 10 करोड़। और उसके बाद है इसका 1/3 जो डोमेस्टिक के लिए रिजर्व होता है म्यूचुअल फंड, 1/3 एंकर इन्वेस्टर का अमाउंट 1/3। उसके बाद है हम लोग का ये वाला का फॉर्मूला देख लो, ये फार्मूला का क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है, क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने नहीं आता है। ये फॉर्मूला है और वहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसा देता है, बुक वाला क्वेश्चन बन जाता है, वहाँ वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, ये इस वाले फार्मूला का, इंडेक्स वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद फैक्टरिंग का क्वेश्चन था, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स का था, बताते कौन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही खोल देते PDF, रुक जाओ। और एक देखो, ये फार्मूला वाला क्वेश्चन था, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है वहाँ पे, फार्मूला ही सही करना, बनाने का ज़रूरत नहीं है। और बता रहे हैं एक, हाँ, ये देखो, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में नॉट एक्सीड 2% और 50 करोड़ लिमिट है, उसमें से मिनिमम गारंटी कुछ नहीं, नो गारंटी रिटर्न होता है। और लॉक इन पीरियड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वाले SPM के एग्ज़ाम के डेट में, जिस दिन मैं एग्ज़ाम दी और क्लियर की, ये लॉक इन वाला पीरियड 2 बार क्वेश्चन था, मतलब
सेम सेट में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन था कि 46 डेज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में 46 डेज लॉक इन पीरियड है, तो ये क्वेश्चन करके ही जाना। ये एक नंबर एकदम है अपने हाथ में, तो गलत नहीं करना। 46 डेज मनी मार्केट वाले में, दूसरे वाले में दूसरा दिन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक डटी प्राइस इक्वल्स टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। तो फिर अगर क्लीन पूछ देगा तो ये फिर इधर माइनस कर देंगे ना, डटी माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। या नहीं तो क्या करेगा, वो हमेशा से बोलेगा, क्योंकि ये डटी प्राइस इक्वल्स टू है क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, तो ऑप्शन में देगा कि डटी प्राइस हमेशा क्लीन प्राइस के बराबर होगा या क्लीन प्राइस से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कर लेना, इसका क्वेश्चन रहता है एक। और एक है हम लोग का हाँ, ये फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रहता है वहाँ पे फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन में है कि एक ये रिसीवेबल का अमाउंट है इतना करोड़, 219 करोड़ क्वेश्चन में था, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है, 219 करोड़ है, 50 डेज का रिसीवेबल है, ठीक है, जिसको हम लोग फैक्टरिंग कर रहे हैं, और 2% उसका फैक्टरिंग कमीशन है, और 80% हम लोग अपना रिसीवेबल को एडवांस कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट रेट 15% है। तो कैसे प्रोसेस क्या कैलकुलेशन का मैं बताती हूँ। अमाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे जितना डेज दिया रहेगा, ठीक है। अगर 60 और 90 डेज दिया रहेगा तो यहाँ पे 360 ले लेना, अज्यूम कर लेना, ठीक है। आंसर उसी से मैच कर जाएगा। तो जो अमाउंट हम लोग का रिसीवेबल है उसको 50 डेज में कन्वर्ट करके 50 डेज का कितना रिसीवेबल हुआ, ये आया हमारा 30 लाख, ठीक है। ये लैक्स में था। फैक्टरिंग कमीशन अब इस वाले अमाउंट पे निकाल लो 2% दिया रहेगा रेट, निकाल लेना। तो इसका 2% निकाल ली, ये आया। अब हम लोग को करना है 80% अमाउंट एडवांस करना है, तो 80% इसका निकालो, पहले इसका निकालो, उसमें से लेस कर दो जो हम लोग निकाले हैं फैक्टरिंग कमीशन, उसके बाद ही उसको एडवांस करेंगे। तो ये आगे हम लोग का अमाउंट, इसको हम लोग को एडवांस करने जाना है। ये एडवांस करने के पहले इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 15% रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 डेज के लिए, तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट को इस वाले अमाउंट में घटाओ तो नेट अमाउंट इतना ही हम लोग उसको अमाउंट रेमिट टू क्लाइंट करेंगे, यही अमाउंट उसको मिलेगा क्लाइंट को, अपना रिसीवेबल जिसको आगे बेच रहे हैं ना फैक्टरिंग में, तो ये अमाउंट उसको मिलेगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये अमाउंट निकल गया। अब कैलकुलेट करना और आगे टोटल कॉस्ट फुल ईयर का निकालेंगे हम लोग। ये फैक्टरिंग और इंटरेस्ट का कॉस्ट हम लोग को सिर्फ 50 डेज का कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे ये इंटरेस्ट 50 डेज का है, और ये कमीशन भी, फैक्टरिंग कमीशन भी हम लोग का 50 डेज़ का हुआ, क्योंकि ये रिसीवेबल 50 डेज़ का इतना आया था ना, तो ये 50 डेज़ का हो गया। तो पूरे साल का निकालना है, तो जो अमाउंट वहाँ निकल चुका था उसको उल्टा कर दो, 365 से 50 डिवाइड कर दो, ये पूरा साल का आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट हुआ। तो अगर हम लोग फैक्टरिंग करने गए हैं तो कुछ सेविंग कर रहे होंगे। अगर अपना सारा डेटर किसी को दे दिया और पैसा रियलाइज़ कर लिया, तो उस डेटर पे होने वाला जो खर्चा था वो अब हम लोग बेयर नहीं करेंगे ना, तो उसका खर्चा ये था। बैड डेट था और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट था, तो बैड डेट 2% था, तो 2% पूरा साल का और पूरा रिसीवेबल पे होगा ना, तो पूरा रिसीवेबल पे, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 लाख दिया हुआ था। तो ये दोनों कॉस्ट हम लोग को नहीं लगेगा अगर हम लोग फैक्टरिंग कर देंगे। तो फैक्टरिंग करने के लिए ये खर्चा हो रहा है और नहीं करने के लिए ये बच रहा है, तो ये सेविंग्स हो गया। तो टोटल खर्चा में से सेविंग्स को घटा देंगे तो नेट फैक्टरिंग कॉस्ट आ जाएगा हम लोग का। अब ये नेट फैक्टरिंग कॉस्ट आया, और जो अमाउंट नेट रेमिट हुआ था ये अमाउंट, तो नेट फैक्टरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये अमाउंट करो, इंटू 100 करो, तो ये रेट आएगा। ये कैलकुलेट पूछता है एक बार ये पूछता है, ठीक है। 4 नंबर का ये प्रैक्टिकल आएगा, इसको कर लेना, ठीक है। और बता रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से है कुछ। हाँ देखो, ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, जिसमें से 3 फंक्शन दिया रहेगा, कोई एक गलत दिया रहेगा, उसको कर लेना। एक नंबर कन्फर्म, एक नंबर इसमें से एक नंबर लिव इन द 5 की फंक्शंस फाइनेंशियल कंट्री सिस्टम इन अ कंट्री। उसके बाद ये वाला द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FIMMDA वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ये क्वेश्चन है कंफर्म, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, तो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक छोड़कर। तो मेरे में आया था कि कौन इशू नहीं करता है, तो RRB मारना था टिक,
ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, तो ये कॉर्पोरेट इशू करता है, और ये दोनों का टर्म होता है 7 days to 1 year, इन लोग का मेच्योरिटी पीरियड होता है, मिनिमम 7 days to मैक्सिमम 1 year। ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी था, ये क्वेश्चन था, द इशूअर कंपनी शैल मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, नेट टैंजिबल एसेट एटलीस्ट 3 crore इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full year। नेट टैंजिबल एसेट उसका एटलीस्ट 3 crore होना चाहिए, सारे प्रीसीडिंग 3 full year का होना चाहिए, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट, इसमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन था। इसमें ये भी था, देखो, द इशूअर शैल बी मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग रूट विथ एटलीस्ट 75%, ये रेट क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें अगर बुक बिल्डिंग वाले से हुआ है तो अगर एक्सेस मनी आता है तो उसको रिफंड हम लोग कर देंगे, ठीक है। और अगर एंकर इन्वेस्टर से अगर एक्सेस मनी हम लोग रिसीव करते हैं तो उसका एक्सेस मनी को हम लोग रिफंड नहीं करते, नॉन रिफंडेबल। ये दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है। इसका ये वाला क्वेश्चन था, सेम एज इट इज, स्पैक्स अक्का ब्लैंक चेक कंपनीज आर लिस्टेड सेल कॉर्पोरेशन established specially to buy unlisted or private enterprises and then merge with them, primarily supported by well known CEO और सेलिब्रिटीज। यही ऑप्शन में आएगा, CEO और सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग का है, ये था बास्केट ट्रेडिंग, नहीं था मेरे में, तो नहीं था बास्केट ट्रेडिंग, नहीं था, ये था, देखो, फ्री फ्लोट मार्केट है आउटस्टैंडिंग हेल्ड बाय पब्लिक इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर्स, और इसका परसेंटेज दे देगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इतना है, उसमें से कोई प्रोमोटर 20% हेल्ड कर रहा है या 30% हेल्ड कर रहा है, तो फ्री फ्लोट कितना बचा, तो 70% बचेगा, बाकी पब्लिक के लिए जितना है वो फ्री फ्लोट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था 1 नंबर का। उसके बाद ये था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, और रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक लेंड्स टू RBI। 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 30 प्राइस वाला बता ही दिए थे, और ये इक्वल टू और हायर देन वाला 1 नंबर यहाँ से भी था। और हाँ, ये कॉलेबल बॉन्ड का क्या है, A callable bond, also known as the redeemable bond, gives its issuer the option but not the responsibility to redeem the bond before its maturity date। ठीक है, इसको ना रिडीम करता है, ये ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसका जब मेच्योरिटी उससे पहले इसको रिडीम कर सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला कंफर्म था कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या, परमिट्स इन्वेस्टर टू बाय शेयर्स बाय प्रोवाइडिंग 40% ऑफ टोटल वैल्यू एज अ मार्जिन वाइल बोरोविंग 60% फ्रॉम बैंक। यही 40 और 60% क्वेश्चन में था, ऑप्शन में यही मार्क आना था, ठीक है। क्राउड फंडिंग था, ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग। मैनेजमेंट बाय आउट, और क्या था हमको नहीं पता, ऑप्शन में था। सीरीज ए फंडिंग और सीरीज बी फंडिंग, सीरीज ए इनिशियल फंडिंग है, अर्ली स्टेज फंडिंग है, सीड कैपिटल है, इनिशियल राउंड फंडिंग है, और सीरीज बी का सब्सिक्वेंट राउंड फंडिंग है। कभी देगा सिर्फ सीरीज ए फंडिंग, कभी देगा सिर्फ सीरीज बी फंडिंग, कभी तुम कोई क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन था मेरे में, एक सीरीज ए फंडिंग का मीनिंग था और एक में था सीरीज ए और सीरीज बी का दोनों लाइन लिखा हुआ था, और करेक्ट इनकरेक्ट का एक में था करेक्ट इनकरेक्ट करना, जो ये दोनों का मीनिंग लिखा हुआ था, कोई 1-2 और कुछ लाइन लिखा हुआ था, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट था उसमें से, ठीक है। ये वाला था। ये अब हम लोग का है, ये जो हम बताए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हाईली सक्सेसफुल एग्जिट स्ट्रैटेजी रूट, और लिक्विडेशन इज द लीस्ट प्रीफर्ड मेथड ऑफ एग्जिट रूट, ठीक है। अब हम लोग का है ये वाला क्वेश्चन भी 1 नंबर का था। ये जो PDF है ना 2 पेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, ये हम कहीं मेरे को टेलीग्राम से मिला था, वहीं से प्रिंट लेके हम पढ़े थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है अंडर रिटन इशू द मर्चेंट बैंकर शैल अंडरटेक अ मिनिमम अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ 5% ऑफ द टोटल अंडर राइटिंग कमिटमेंट और ₹25 लाख विच एवर इज लेस। देखो ये ना 5% वहाँ क्वेश्चन में नहीं देगा, ये 25 लाख ऑप्शन में देगा, और एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा जिसमें आप लोग को कैलकुलेट करना होगा कि 5% कितना होगा। तो 5% का जो वैल्यू हुआ और 25 लाख दोनों में से जो लोअर है, विच एवर इज लोअर, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वहाँ पे,
मेरे वाले सेट में, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन था एक ये क्वेश्चन था, 4 पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन है, और अगर 3 पार्टी इन्वॉल्व है तो वो डोमेस्टिक फैक्टरिंग है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मेरे एक बार में ये 4 फैक्टरिंग वाला था, एक बार में 3 पार्टी था मेरे में, ठीक है। और ये बायबैक का हम बता दिए थे कि ये 25% मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर बायबैक 10% से कम हो रहा है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। और डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, एक बार डेट इक्विटी रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, और शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ये तब यहाँ तक तो तब भी ठीक है कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें गैप पूछा है कि अगर बायबैक अभी हो रहा है तो फिर नेक्स्ट बायबैक कंपनी कब कर सकती, कितने, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद, या 2 साल के बाद, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक SIP का था एक क्वेश्चन, एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये था कि ओल्ड फैक्टरिंग को कहते हैं हम लोग फुल लाइन ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में उसका जो लॉस बेयर करता है वो फैक्टर बेयर करता है, रिकोर्स में क्लाइंट बेयर करता है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बाय। और अगर किसी को वो PDF चाहिए कॉपी नोट्स वाला, हैंड रिटन नोट्स वाला, तो कमेंट कर देना, मैं PDF उसमें अटैच कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय।